हेलो गाइज, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि विलेन के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ाया है यानी कि रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स, वो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। वो वीडियोज अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक यहाँ पे ऊपर आई बटन पे आप सभी को मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे उनका लिंक दिया गया होगा। वहां से जाके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं सॉल्यूशन यानी कि विलेन होता क्या है, विलेन की परिभाषा क्या है। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में या कभी न कभी किसी न किसी क्लास में पढ़ चुके होंगे कि विलेन होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलेन कहलाता है। समांगी यानी कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की संरचना, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की संरचना एक समान होती है, प्रत्येक भाग के गुण एक समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब देखते हैं कि विलयन के गुण क्या होते हैं। इससे पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं विलयन के, जैसे कि चीनी का विलयन, नमक का विलयन। ये जो एग्जांपल्स हैं ये डेली लाइफ में हम लोग हमेशा ही इस्तेमाल करते रहते हैं। चीनी का विलयन हो गया, नमक का विलयन हो गया। इनको जब भी हम चीनी को जब जल में घोलते हैं या नमक को जब जल में घोलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, पूरा का पूरा जो विलयन होता है वो बिल्कुल एक समान ही नजर आता है। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लें और उस एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा जल लेकर उसमें क्या ऐड करें, चीनी या नमक, तो घुलने के बाद ये जो पूरा का पूरा विलयन होगा ये कैसा दिखता है? एक समान दिखता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे, ना कि मिश्रण। ठीक है। अब यहां पर ये जो चीनी या नमक का जो विलयन होगा इसके ही अगर हम गुण देखें, अगर आप अपने दिमाग में ये एज्यूम करें, सोचें कि जो चीनी का विलयन होता है यानी कि जो शरबत हम डेली यूज करते हैं उसको अगर हम ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करें तो क्या वो हमें कहीं डिफरेंट नजर आता है? नहीं। तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है प्रावस्था, यानी कि जो विलयन होते हैं, विलयन में घटक तो अलग अलग उपस्थित होते हैं। ठोस को, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठोस को द्रव में विलय कर रहे हैं, तो चीनी तो ठोस के रूप में ही प्रेजेंट है वहां पे। और जो नमक होता है ये किसके रूप में प्रेजेंट होता है? ये आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये ठोस है और ये द्रव है, लेकिन जब विलयन बन जाता है तो उसके पश्चात तो हमें दिखाई कैसा पड़ता है? वो हमें एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। यानी कि विलयन की जो प्रावस्था होती है वो क्या होती है? एक होती है। और ये हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी विलयन के प्रत्येक भाग की जो रचना व उसके जो गुण होते हैं वो बिल्कुल एक समान होते हैं, वो चेंज नहीं होते। अगला है संघटन परिवर्तनीय होता है, यानी कि जो विलयन होते हैं इन विलयनों का जो संघटन होता है परिवर्तनीय होता है, फिक्स नहीं होता। हम यहाँ पे सपोज 100 ml वाटर में 10 ग्राम चीनी भी घोल सकते हैं और 20 ग्राम भी घोल सकते हैं, यानी कि जो इनका जो संघटन है वो फिक्स नहीं है कि हम बस इतना ही घोलेंगे। तो विलयनों का संघटन परिवर्तनीय होता है। तो अभी 4 पॉइंट हमने देखे। समांगी मिश्रण होते हैं, ये जो विलयन होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। दूसरा, उनकी जो प्रावस्था वो हमेशा एक होती है और इनके प्रत्येक भाग की रचना व गुण सदैव समान होते हैं और इनका जो संघटन होता है वो परिवर्तनीय होता है। अब जो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे विलयन के घटक होते हैं उनकी जो रासायनिक प्रकृति होती है वो बदल भी सकती है और एक सी भी रह सकती है। जैसे चीनी का जो विलयन होता है, इसमें जो चीनी होती है वो ठोस रूप में ही उपस्थित होती है। इसका जो रासायनिक संगठन है, जो रासायनिक प्रकृति है चीनी की, वो परिवर्तित नहीं होती। लेकिन जो नमक का जो विलयन है, नमक के विलयन में जो, यानी नमक फार्मूला क्या होता है इसका?
NaCl, ये जैसे ही जल में घोला जाता है ये अपने आयनों में आयनित हो जाता है। तो ये जो जल में उपस्थित होता है ये आयनों के रूप में उपस्थित होता है, Na+ एंड Cl-। तो विलयन में कुछ घटकों की रासायनिक प्रकृति बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है। अब आइए जानते हैं कि विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं। तो विलयन में अगर हम विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर हम डिवाइड करें तो वह घटक, विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी प्रकृति विलयन जैसी ही होती है, विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी प्रकृति विलयन जैसी होती है यानी विलयन के समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और वह घटक जिसकी प्रकृति या प्रकृति का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रकृति से मतलब भौतिक अवस्था से है। ये चीज याद रखिएगा कि विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के जैसी ही होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन से भिन्न होती है यानी कि जो विलयन से डिफरेंट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो साथ में लिख सकते हैं कि विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी अवस्था, जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन से भिन्न होती है क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। इस आधार पर अगर हम एक एग्जाम्पल देना चाहें तो सपोज चीनी का जलीय विलय, हम लोगों ने चीनी को किसमें घोला, जल में, और इनसे जो मिलकर अब यहाँ पे चीनी की जो भौतिक अवस्था है वो ठोस है और जल की क्या है, द्रव है। इनसे मिलकर बना हुआ जो विलयन होगा वो भी कैसा होगा, द्रव ही तो होगा। चीनी को जल में घोला तो जो विलयन हमें मिला ये कौन है हमारा, ये है विलयन। ये जो विलयन है इसकी भी भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है। तो विलयन से मिलती जुलती भौतिक अवस्था किसकी है, जल की है। तो यहां पर जल क्या होगा, विलायक होगा। और विलयन से भिन्न भौतिक अवस्था किसकी है, चीनी की। चीनी क्या थी, ठोस थी। तो ये जो चीनी है यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विलेय। तो भौतिक अवस्था के आधार पे आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। अब एक और परिभाषा है विलायक और विलेय की, यहाँ पे लिखा हुआ है। विलेय वो होते हैं विलयन में जिस घटक की मात्रा सबसे कम होती है। विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। और विलयन में जो घटक सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो ये था विलयन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि विलयन होते क्या हैं, उनके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं और उनके घटक क्या होते हैं, उनको हम डिफाइन कैसे करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि विलयन के प्रकार क्या होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर बांटे गए हैं। किसके आधार पर, भौतिक अवस्था। किसकी भौतिक अवस्था, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के किस तरह से, हम जानते हैं हमारी प्रमुख भौतिक अवस्थाएं होती हैं 3, ठोस, द्रव और गैस। तो हमारे विलेय और विलायक भी इन्हीं 3 में से कोई एक होंगे, या तो ठोस या द्रव या गैस। तो इनके आधार पर जो कुल विलयन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। किस तरह से, जैसे द्रव का द्रव में विलयन,
जैसे अल्कोहल को हम जल में घोलते हैं, अल्कोहल का जल में विलयन किस प्रकार का होगा? द्रव का द्रव में विलयन। इसके बाद द्रव का ठोस में विलयन और द्रव का गैस में विलयन। इसी तरह से गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का ठोस में विलयन और ठोस का ठोस में और ठोस का विलयन द्रव में और ठोस का विलयन गैस में। इस तरह से करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो कुल जो विलयनों के हमारे प्रकार हैं, विलेय या विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वो 9 प्रकार के होते हैं। द्रव का द्रव में विलयन हो सकता है, द्रव का ठोस में विलयन हो सकता है, द्रव का गैस में विलयन हो सकता है, गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में और ठोस का द्रव में और ठोस का गैस में। ये सारे जो हैं ये प्रकार हैं किसके? विलयन के। अब आइए देखते हैं कि विलेयता क्या होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है अभी इस टॉपिक का, विलयन का, वो है विलेयता। हमें विलेयता के बारे में पता होना चाहिए कि विलेयता आखिर क्या होती है। विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी। हम जानते हैं कि हर एक विलेय किसी विलायक में एक निश्चित मात्रा में ही घुलता है, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि कोई भी जो विलायक होता है उसकी विलेयता, अभी विलेयता को हम डिफाइन करेंगे, हर एक विलायक में फिक्स होती है। एक निश्चित मात्रा ही किसी विलेय की किसी विलायक में घुल सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो विलेयता की परिभाषा क्या होगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? किसी विलेय की वह मात्रा, किसी विलेय की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, यानी कि विलेय की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घोली जा सके, क्या कहलाती है? उस पदार्थ की या उस विलेय की विलेयता कहलाती है। किसी विलेय की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घोली जा सके, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब विलेयता के आधार पर विलयन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर मुख्य रूप से जो विलयन होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है असंतृप्त विलयन, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप जानते हैं कि विलेयता क्या होती है। कोई विलेय है वो किसी विलायक में एक निश्चित मात्रा में ही घुलनशील होगा, उससे ज्यादा मात्रा उस विलायक की निश्चित मात्रा में घोली नहीं जा सकेगी। सपोज हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि कोई एक विलेय है A और कोई एक विलायक है B। अब ये विलेय इस B की 100 ग्राम मात्रा में, B की कितनी मात्रा होगी? 100 ग्राम। A हमारा क्या है? विलेय है। ये हमारा क्या है? विलेय। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज विलेय की सिर्फ 30 ग्राम मात्रा, यानी कि 30 ग्राम जो मात्रा है यही 100 ग्राम में घुलेगी। यानी कि अगर हम A को B में घोल कर कोई विलयन बना रहे हैं, B यहाँ पे विलायक है, तो A को जब B में घोलेंगे तो यहां पे सिर्फ 30 ग्राम मात्रा ही A की B के 100 ग्राम में घुलेगी। तो अब ये असंतृप्त विलयन क्या है?
असंतृप्त विलयन का मतलब इतना है कि जब विलेय की मात्रा विलायक में उसकी विलेयता से कम हो। सपोज हम घोल रहे थे एक बीकर में, यहां पे इस बीकर में 100 ग्राम बी प्रेजेंट है और हम बाहर से ऐड कर रहे हैं ए के सिर्फ 20 ग्राम। तो अभी तो इसकी विलेयता जो है यहाँ पे कम है ना। सपोज आपको 4 रोटी की भूख लगी है, आपको 4 रोटी की भूख लगी है और आपको खाने को सिर्फ 2 मिली या 3 मिली, तो क्या अभी आप संतृप्त हुए? अभी आपका पेट भरा नहीं। वही चीज यहाँ पे है, इस 100 ग्राम में घोला कितना जा सकता है? 30 ग्राम, लेकिन ए का हमने घोला कितना? 20 ग्राम। यानी कि जब विलायक में, या कह लो जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से कम हो, वह विलयन जिसमें उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि 30 ग्राम इसमें घुलना चाहिए था, लेकिन कितना घुला? 20 ग्राम। तो अभी ये अपनी विलेयता तक नहीं पहुंचा, यानी इसे हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन। अब हम बात करते हैं संतृप्त विलयन की। इसके बाद जो सेकंड है वो है संतृप्त विलयन। अब ये संतृप्त विलयन क्या होते हैं? संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा, अब ये समझ चुके होंगे आप कि अगर हम 30 घोल सकते हैं और पूरी की पूरी 30 घोल दें, जब किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में और अधिक विलेय घोला नहीं जा सकता, यानी कि 100 ग्राम बी में जो ए घोला जाएगा वो पूरा का पूरा कितना है? 30 ग्राम। तो अब यहाँ पे इससे ज्यादा विलेय घोला नहीं जा सकेगा। तो संतृप्त विलयनों में विलेय और विलयन के मध्य हमेशा साम्यावस्था रहती है। ये बात याद रखिएगा कि जो संतृप्त विलयन होते हैं उनमें विलेय यानी कि ठोस के अणु और विलयन दोनों के मध्य में साम्य स्थापित हो जाता है, वो हमेशा साम्यावस्था में रहते हैं और अधिक विलेय उनमें घोला नहीं जा सकता। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अति संतृप्त विलयन, यानी कि सुपर सैचुरेटेड। अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड। कुछ विलयन ऐसे भी होते हैं जिनमें विलेय की जो मात्रा होती है वो उनकी विलेयता से ज्यादा होती है। सपोज ये हमारा 100 ग्राम जो बी था, इसमें 40 ग्राम क्या घुला हुआ हो? ए घुला हुआ। तो इसे अब हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि ये अपनी विलेयता की मात्रा से ज्यादा विलेय वहां पे घुला हुआ है, तो इसे हम लोग इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला जो कारक है वो है ताप, टेम्परेचर। कुछ विलयन, अब इसको बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि जब दो घटक आपस में मिलाए जाते हैं तो उनके मिलने की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक तो पहली ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक,
और दूसरी ऊष्मा शोषी यानी कि इंडोथर्मिक। यानी कि कोई भी जो विलयन बनाने की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी क्या होते हैं? ऊष्माक्षेपी का मतलब है दो घटकों के मिलने पर जब ऊष्मा का यानी ऊर्जा का उत्सर्जन हो तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। और वो अभिक्रियाएं जिनके पश्चात या जिनके होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो ऊष्मा ग्रहण करती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो विलयन से क्या लेना देना इसका? कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो बनने के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊष्माक्षेपी विलयन कहलाते हैं। और कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो ताप बढ़ाने पर बनते हैं, यानी उनमें जो विलेय जब घुलता है तो विलेय के घुलने के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी कहा जाता है। तो अगर हमारा जो विलयन है वो ऊष्माक्षेपी प्रकृति का है, यानी कि जो बनने के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, और ऐसे विलयनों के लिए यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ऐसे विलयनों के लिए अगर हम ताप बढ़ा दें तो जो विलेयता होगी वो क्या होगी? घट जाएगी। ऐसे विलयनों के लिए अगर हम ताप को बढ़ा देते हैं तो जो विलेय की विलेयता होगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर हम ताप को बढ़ाते हैं यानी टेम्परेचर, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। किनके लिए? ऊष्माक्षेपी विलयनों के लिए। एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। जब हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है और इसके पश्चात CaOH बनता है। CaOH का होल ट्वाइस बनता है। तो अगर इस अभिक्रिया के लिए, इस विलयन के फॉर्मेशन के टाइम पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है CaO की वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उसी जगह पर कुछ होते हैं ऊष्मा शोषी विलयन। ऊष्मा शोषी विलयन जो होते हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, इन विलयनों में जो विलेय की सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है? ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी कि अगर हम ये विलयन बनाते समय हम ताप को क्या करें? बढ़ाएं। अगर हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ताप को बढ़ाएंगे तो उनमें जो विलेयता होगी यानी कि सॉल्युबिलिटी वो घटेगी नहीं, वो हमेशा इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उनका विलयन बनाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता है, और अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं उस अभिक्रिया को तो वहां पर विलेय घुलेगा ज्यादा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि चीनी का विलयन या ग्लूकोज का विलयन। हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में ये चीज देखते रहते हैं कि जब कोई चीनी का विलयन, अगर हम किसी होटल वगैरह में जाएं या घर पे जब भी रसगुल्ले वगैरह बनते हैं, जो उनका सीरा होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? हमेशा वो देखा होगा आपने होटल वगैरह में, उसको वो लोग हमेशा भट्टी पे चढ़ाए रहते हैं ताकि वो गर्म रहे, ताकि चीनी जल में घुली रहे, वो ठोस अवस्था में परिवर्तित ना हो। यानी कि ये ऊष्मा शोषी विलयन होता है। जो चीनी का जो विलयन है या ग्लूकोज का जो विलयन है, ये सब ऊष्मा शोषी विलयन होते हैं। इनके लिए हमेशा ताप को बढ़ाए रखना होता है। तो ये एग्जाम्पल थे ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है, विलेयता को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक है वह है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय व विलायक की प्रकृति। वह विलेय जिसकी प्रकृति विलायक जैसी होती है, कोई विलेय या वह विलेय जिसकी प्रकृति विलायक जैसी होती है वह उसमें आसानी से घुल जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर विलेय हमारा ध्रुवीय प्रकृति का है तो वह ध्रुवीय विलायक में
आसानी से घुल जाएगा, और अगर विलेय हमारा अध्रुवीय प्रकृति का है तो वह अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाता है। यानी कि जिस विलेय की प्रकृति विलायक जैसी होती है, जिस विलेय की प्रकृति विलायक जैसी होती है, वह उसमें उतनी ही आसानी से घुलनशील होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम नमक को जल में घोलते हैं तो वह आसानी से घुल जाएगा। अगर हम NaCl यानी नमक को जल में घोलते हैं तो वह आसानी से घुल जाएगा, और अगर हम इसी को कार्बन टेट्राक्लोराइड या किसी कार्बनिक यानी कि अध्रुवीय विलायक में घोलें तो यह आसानी से घुलेगा नहीं। एक दूसरा एग्जांपल भी है कि आयोडीन को अगर हम लोग जल में घोलते हैं तो यह आसानी से नहीं घुलती है, और अगर इसको हम CCl4 में यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलते हैं तो यह आसानी से घुल जाती है। रीजन क्या है? यहाँ पे नमक ध्रुवीय प्रकृति का है और जो जल होता है ये भी ध्रुवीय विलायक है। ये किस प्रकार का विलायक है? ध्रुवीय विलायक है। यानी कि ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाएगा, लेकिन अध्रुवीय जो विलेय होगा वह ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलेगा नहीं। उसी के जस्ट अपोजिट क्या है कि जो अध्रुवीय विलायक होंगे वो अध्रुवीय विलेय जो होंगे वो अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलनशील होंगे। कहने का मतलब सिंपल सा बस इतना है कि वह विलेय जिसकी प्रकृति विलायक जैसी होगी वह उसमें उतनी ही आसानी से घुलनशील होता है। अब थर्ड जो फैक्टर है जो हमारा इसको अफेक्ट करता है, किसको? विलेयता को, वह है सम आयन प्रभाव, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट। समायन प्रभाव जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो इसका मतलब बस इतना है कि किसी भी विलयन में समान आयनों की उपस्थिति में, समान आयनों की उपस्थिति में जो विलेय है उसकी विलेयता हमेशा घट जाती है। समान आयनों की उपस्थिति में विलेय की जो विलेयता है वह सदैव क्या होती है? घट जाती है। तो एक एग्जांपल इसको समझते हैं कि सपोज हम एक AgCl के सॉल्यूशन की बात करें तो AgCl का जो सॉल्यूशन होगा उसमें दो आयन उपस्थित होंगे, Ag+ और Cl-। अगर इसी AgCl के विलयन में हम लोग क्या घोल दें? NaCl सोडियम क्लोराइड, तो क्या होगा? ये भी टूटेगा Na+ और Cl- में। अब देखिए क्या हुआ, विलयन में क्लोराइड आयनों की जो सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये जो विलयन था AgCl के विलयन में अगर हम NaCl घोल दें तो देखो इसके पास भी क्लोराइड आयन था और इसके पास भी क्या है? क्लोराइड आयन है। तो विलयन में क्लोराइड आयनों की सांद्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिससे AgCl का जो वियोजन होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी कि साम्य को स्थिर रखने के लिए विलयन का, हमने बताया था जो संतृप्त विलयन होते हैं वो हमेशा साम्य अवस्था में होते हैं। उनमें जो ठोस होता है और जो विलयन होता है उनके मध्य हमेशा साम्य की स्थिति रहती है। तो अगर क्लोराइड आयनों की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी, उनकी सांद्रता इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन, तो क्या होगा? यहाँ पे Ag+ आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, यानी AgCl का जो वियोजन है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि साम्य को स्थिर रखना है। तो साम्य को स्थिर रखने के लिए जो Ag+ है इसकी सांद्रता कम होगी, यानी AgCl का वियोजन कम हो जाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है
कि किसी भी विलयन में समान आयनों की उपस्थिति में किसी विलेय की विलेयता सदैव कम हो जाती है। तो ये थे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से? 3 कारक थे, ताप, विलेय तथा विलायक की प्रकृति, और थर्ड था सम आयन प्रभाव। इनमें से समायन प्रभाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं वीडियो से जुड़े हुए तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।